हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया, जहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन देखा और हमने कुछ हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी किया। साथ में हमने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखी और डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स को भी स्टडी किया। नाउ आज की क्लास में हम लोग लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को रिविज़िट करेंगे। अब आप पूछेंगे कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ को हमें क्या ज़रूरत है रिविज़िट करने की। वो इसलिए क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस बिना लाइट के पॉसिबल नहीं है, और जब तक हमें लाइट की वो प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा सा रिवीजन नहीं होगा तब तक हम उसको आगे की प्रोसेसेस को समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगी। तो उन्हीं चीज़ों की हेल्प करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट की प्रॉपर्टीज़। फिर हम लोग पिगमेंट की स्पेक्ट्रम को देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे पिगमेंट्स होते हैं उनकी क्या स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑलराइट, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में लाइट रिएक्शंस को। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। अगर हम सनलाइट देखें तो सनलाइट क्या है, ये बेसिकली एक रेडिएशन होता है और ये एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, राइट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होती है वो रिदमिक वेव्स की फॉर्म में स्पेस से आती है हमारे पास। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये बिल्कुल जैसे ओशियन की वेव्स होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, उसी तरीके से ये चलती है। जिसमें जो इसका टॉप पॉइंट होता है जिसको, और वहाँ से ये नीचे आती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। और जो नीचे का पार्ट होता है जो वैली बनाता है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। तो इस तरीके से क्रेस्ट ट्रफ का ये फॉर्म होता है और ये आगे प्रोपिगेट होती है। अब ये जो लाइट होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आप देखिए ये वाला जो आपका ऑरेंज कलर का फील्ड है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये ब्लू कलर का फील्ड है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। और ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आप देखेंगे इन दोनों का जो बीच का डिग्री है एंगल का वो 90 डिग्री है। और ये किस डायरेक्शन में जाते हैं, जिस डायरेक्शन में लाइट जाती है उसी डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट करते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से जो लाइट होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट करती है। और दो क्रेस्ट के बिल्कुल मिड पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अलग अलग जो लाइट्स होती हैं, जो लाइट के अलग अलग कलर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स के मिलकर बने होते हैं, या उनकी जो वेवलेंथ्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ओके, तो ये वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी लाइट को कैरेक्टराइज करने के लिए। अब अगर हम फुल रेंज ऑफ रेडिएशन देखें तो उसमें जो हमारी बहुत छोटी वेवलेंथ होती है वो गामा रेज की होती है, और जो धीरे धीरे हम आगे जाते हैं तो वो हमारे रेडियो सिग्नल्स तक हम पहुंचते हैं, वो हमारी लॉन्ग वेवलेंथ्स बन जाती हैं। और उस पूरी रेंज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपकी गामा रेज हैं और ये हाईएस्ट एनर्जी की रेज होती हैं, और ये यहाँ आपकी रेडियो वेव्स आती हैं, ये आपकी लोएस्ट एनर्जी की रेज आती हैं। अब इन्हीं के बीच में हमारी ये विजिबल लाइट होती है जो अराउंड 380 नैनोमीटर से स्टार्ट होकर 750 नैनोमीटर्स तक जाती है। ये वाली विजिबल लाइट वो लाइट है जो हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, आईआर, ये सारी रेज हम नहीं देख सकते। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इनमें से कुछ रेज को देख सकते हैं या कुछ स्पेक्ट्रम के कुछ पार्ट को वो देख सकते हैं। बट एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी जो रेस्ट्रिक्शन है वो ये विजिबल लाइट की है, और इस विजिबल लाइट में हम लोग 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की किसी भी लाइट को हम लोग आराम से देख सकते हैं। अब अगर ये लाइट को हम लोग देखें तो लाइट में रिफ्लैक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और सेलेक्टिव रिफ्लैक्शन होता है। तो अगर नीचे कोई वाइट सरफेस है तो लाइट जो है, वाइट लाइट जब इस पर पड़ेगी तो वो पूरी की पूरी उसके सातों के सातों कलर्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो वाइट लाइट एज ए वाइट लाइट रिफ्लेक्ट ही होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वाइट लाइट रिफ्लेक्शन। ऑल राइट, वाइट सरफेस पर। अब अगर कोई ऐसी ब्लैक सरफेस है या बिल्कुल ही इस तरीके की कोई चीज़ है जो कि 100% उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, हालांकि अर्थ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ 100% करे, तो वाइट लाइट के अंदर वो पूरी की पूरी लाइट वो ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगी और वहाँ पर हमको कुछ दिखाई नहीं देगा, वो ब्लैक कलर ही दिखाई देगा। इसीलिए क्योंकि वहाँ पर कोई लाइट ही रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइट एब्जॉर्प्शन। लेकिन जो भी कलर का सरफेस, अगर कोई कलरफुल सरफेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रेड सरफेस है, यहाँ पर अगर वाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो वो
उसके अंदर सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, केवल एक रेड कलर है वो रिफ्लेक्ट होगा, जिसकी वजह से हमको ये सरफेस रेड कलर दिखाई देगी। तो यहाँ आपको बेसिकली जो पर्पज़ है इसको बताने का वो ये है कि जो लाइट हमको दिखाई देती है वो सेलेक्टिव रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देती है, और किस तरीके से सरफेस बाकी की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि पिगमेंट्स का काम भी क्या होता है कि वो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करती हैं लाइट्स का, तब जाके वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को कैरी आउट कर पाते हैं। तो इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं वो केवल कुछ ही वेवलेंथ्स होती हैं जिस वेवलेंथ की लाइट को वो यूज़ कर सकते हैं, वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ओके ओके। अब आप जानते हैं कि लाइट की डुअल नेचर होती है, वो वेव फॉर्म में भी होती है और पार्टिकल भी होता है, यानी फोटोन भी होती है उसमें। तो अब जो फोटोन होता है उसको हम पार्टिकल बोलते हैं, राइट, वो पार्टिकल फॉर्म है उसकी, और वेव है वो हमारी वेव फॉर्म होती है। तो जब भी प्रोपेगेशन होता है तो प्रोपेगेशन जो होगा वेव का वो हमारा वेव फॉर्म के अंदर होता है। लेकिन जब भी कोई लाइट इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ तो वो फोटोन की फॉर्म में हम लोग उसको देखते हैं। ओके, तो द शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ लाइट द ग्रेटर द एनर्जी ऑफ द फोटोन। अब आप ये जानते हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आपने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा कि जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतना ज़्यादा उसकी एनर्जी होती है। ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोटोन वन ऑफ द पिगमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी, राइट। अब हमारा क्या है कि भाई ये पिगमेंट है, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, तो जैसे ही लाइट इसके ऊपर आती है, अब यहाँ पर क्या है, ये प्रोपेगेशन नहीं है, यहाँ पर मैटर के साथ इंटरेक्शन है। और मैंने आपको बताया कि जब मैटर के साथ लाइट इंटरेक्ट करती है तो हम उसको फोटोन के फॉर्म में हम उसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर अब हम वेव फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिंपल इसके पार्टिकल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो लाइट की जब फोटोन्स क्लोरोफिल के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें क्या हुआ, इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। और बिकॉज इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी कहाँ जाएगी, वो एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स में जाएगी, राइट। अब वो एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज हो गए। अब उससे क्या हुआ, उससे हुआ ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट से अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट में चले गए, क्योंकि उनके पास एनर्जी ज़्यादा आ गई। जब एनर्जी ज़्यादा आ गई तो वो अब अपनी ग्राउंड स्टेट उन्होंने छोड़ दी और वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ गए। तो यहाँ पर ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है और ये आपकी ग्राउंड स्टेट है जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आया। ऑलराइट, और फिर जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा तो अब वो एनर्जी को कैसे लूज़ करेगा, वो हीट की फॉर्म में लूज़ कर सकता है या फिर वो लाइट की फॉर्म में यूज़ कर सकता है, जिसको हम फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो जब वो एनर्जी को लूज़ करेगा तो वो धीरे 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 वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से लाइट आती है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और फिर वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं और उनको कोई कैच करने वाला ना हो। तो यहाँ पर ये रिएक्शन आपको बताने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन का फाउंडेशन है कि किस तरीके से लाइट रिएक्शन हमारी स्टार्ट होती है। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रल ऑब्जर्वेशन की। सो अगर हम देखें क्लोरोफिल ए जो होता है वो सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। याद रखिए, क्लोरोफिल ए इज़ यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। क्लोरोफिल बी जो होता है वो कुछ प्लांट्स के अंदर होता है। क्लोरोफिल सी एल्गी के अंदर मिलेगा और क्लोरोफिल डी आपको साइनो बैक्टीरिया के अंदर या ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर आपको मिलता है। तो इस तरीके से क्लोरोफिल की जो 4 वैराइटीज़ हैं या 4 अलग अलग टाइप्स हैं, ए बी सी एंड डी, उसमें ए आपको सब जगह मिलेगा, बी आपको कुछ प्लांट्स में मिलेगा, सी एल्गी में मिलेगा और डी आपको साइनो बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर मिलेगा। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी और जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं, तो अगर आप देखेंगे इस ग्राफ में ये ए है, ये बी है और ये कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा लाइट को जो एब्जॉर्ब करते हैं वो ब्लू और रेड रीजन में एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप देखिए ये आपका ब्लू रीजन है, 400 वाला ब्लू कलर का आपका बार दिया हुआ है, यहाँ पर ये रेड कलर का बार है, ये 700 वाला रीजन है, राइट। यहाँ पर आप देखिए कि ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन इनका हो रहा है। ओके, तो क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटिनॉइड्स ये आपके बेसिकली ब्लू रीजन में करते हैं और कैरोटिनॉइड्स का कोई रोल रेड रीजन में इतना नहीं है, लेकिन ए और बी रेड रीजन के अंदर भी ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, नाउ अगर हम देखें मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है, जो कि हम पता लगाते हैं या हम उसको फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीजन के रिलीज से, वो भी उन्हीं रीजन्स को कॉरिस्पॉन्ड करता है। अब आप देखिए ये क्लोरोफिल ए का रीज़न है, ऑलराइट। तो ये हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ये ब्लैक कलर की लाइन आप देखिए, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है और ये ब्लू कलर की लाइन है, ये हमारा एब्जॉर्प्शन है।
तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारा उसी रीजन में हो रहा है जहाँ पर हमारी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है सबसे ज़्यादा। फिर हमारी जैसे जैसे लाइट का एब्जॉर्प्शन कम हुआ, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होना शुरू हो गया। फिर हमारा यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिल्कुल डाउन है, तो यहाँ पर हमारा एब्जॉर्प्शन भी बिल्कुल डाउन है। फिर हमारा एब्जॉर्प्शन होना शुरू हुआ, तो यहाँ पर भी हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो हमारे लाइट के एब्जॉर्प्शन के को के ये कॉरिस्पॉन्ड करता है, ऑलराइट, प्रोपोर्शनल है। तो जितना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उतना ही यहाँ पर एब्जॉर्प्शन है, या जितना एब्जॉर्प्शन है मेरे को बोलना चाहिए, उतना ही आपका रेट ऑफ photosynthesis है। So we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis because chlorophyll A वैसे भी हमारे सारे organisms के अंदर होता है, इसीलिए ये जो हमारा मेन पिगमेंट है, चीफ पिगमेंट है, जो कि फोटोसिंथेसिस से एसोसिएटेड होता है। और जो जितने भी फोटोसिंथेसिस होते हैं वो मैक्सिमम ब्लू और रेड रीजन के अंदर होते हैं, और कुछ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कुछ अलग वेवलेंथ्स में पॉसिबल है, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस दे टेक प्लेस इन द ब्लू एंड द रेड रीजन। क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स, इन सबको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स, बिकॉज ये हेल्प करते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करने में हमारी। और फिर क्या करते हैं, ये जो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब करी उस एनर्जी को ये ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरोफिल ए में, क्योंकि अल्टीमेटली क्लोरोफिल ए है जो हमारा चीफ पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का। तो ये सारे के सारे बी, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटिनॉइड्स, इनका सिर्फ काम क्या है कि जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करना और उसको क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र कर देना, ताकि क्लोरोफिल ए अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा कर सके। तो ये हमारा जो था, ये इन पिगमेंट्स का स्पेक्ट्रल ऑब्जर्वेशन था। और इसी वजह से इस पूरे के पूरे जो हमारा ये रेंज आप देख रहे हैं, आप ये जो पूरा रेंज आप देख रहे हैं, और ये जो हमारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के ये क्लोरोफिल्स हैं या ये पिगमेंट्स हैं, कैरोटिनॉइड्स हैं, इसी की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है कि जो हमारी इनकमिंग लाइट है उसमें वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ को हम लोग यूटिलाइज करें फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि जिस वेवलेंथ पे क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं करेगा वहाँ पर बाकी के क्लोरोफिल्स या बाकी के पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करके लाइट को वो क्लोरोफिल को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्लोरोफिल ए अपनी एनर्जी तो लेगा ही लाइट से, लेकिन बाकी के जो पिगमेंट्स हैं वो सारे उस एनर्जी को अपनी अपनी वेवलेंथ से वो जाएंगे, अपनी अपनी वेवलेंथ की एनर्जी इकट्ठा करेंगे और उसको वो क्लोरोफिल को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरीके से एक्सेसरी मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये हमारी पूरी रेंज को बढ़ा देते हैं जहाँ पे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो जाए और फोटोसिंथेसिस आगे बढ़े। ओके, नाउ लेट अस स्टडी नाउ द फोटोसिंथेसिस और लाइट इंटेंसिटी में रिलेशनशिप क्या होती है। अब जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो लाइट की इंटेंसिटी के साथ इंक्रीज़ करता है, और ये जब तक इंक्रीज़ करता है जब तक कि वो प्लेट्यू पर ना पहुंच जाए। आप यहाँ देखिए इस ग्राफ में, ये हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है और ये हमारी लाइट इंटेंसिटी है। जैसे जैसे हमारी लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट पर आने के बाद ये प्लेट्यू पर आ जाता है। इसका मतलब कोई और आगे इंक्रीज़ नहीं होती, ये एक स्टेशनरी फेज़ आ जाती है। ऑलराइट, तो वो एक कांस्टेंट पोजीशन बन जाती है। नाउ लो लाइट इंटेंसिटी में जो बेसिकली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है उसकी लिमिटेशन होती है अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल, क्योंकि उनके पास बाकी के फैक्टर्स तो हैं। अब आपको चाहिए क्या फोटोसिंथेसिस में, आपके तीन इनपुट्स क्या हैं, वो तीन इनपुट्स, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर और तीसरा है लाइट। तो ये जो तीन इनपुट्स हैं, इन तीन इनपुट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन इस पॉइंट पर जो चीज़ कम है वो है लाइट। तो जो चीज़ कम होती है वो बन जाती है आपकी लिमिटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर लो लाइट इंटेंसिटी में आपका जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो आपकी लिमिटिंग फैक्टर बन जाती है, और इसी वजह से ये जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो लिमिट हो जाता है। बट जैसे जैसे आप लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो बाकी की चीज़ें जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं होती तब तक वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती रहती है और वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज़ होती रहती है। लेकिन जब आप और लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो वो फिर आगे नहीं बढ़ती, वो एक प्लेट्यू लेवल पर आ जाती है। इसका मतलब ये है कि बाकी के जो फैक्टर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन हो गया या टेम्परेचर हो गया, वो अब लिमिटिंग फैक्टर बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि लाइट तो अवेलेबल है लेकिन वो CO2 अब अवेलेबल नहीं है, या वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है कि उसकी वजह से हमारे जो एंजाइम्स हैं
वो काम करना बंद कर देते हैं फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस तो एंजाइमेटिक रिएक्शन है। और आपने एंजाइम वाले जो वीडियो लेक्चर है उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से हाई टेम्परेचर की वजह से एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं, और अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई तो वो डीनेचर भी हो सकते हैं। ऑलराइट, तो इस वजह से वो हमारा लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग आज का डिस्कशन ख़त्म करते हैं, और फिर हम अब आगे की क्लासेस में स्टार्ट करेंगे लाइट रिएक्शंस को। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।